तो हमने क्या कहा था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट स्मोकर होगा, 3 महीने तक उसको कफ रहेगी, प्रोडक्टिव होगी और वो 2 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा, उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है और मीनवाइल बीएफटी से ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा आपको। FeV1 और FVC रेशियो ज्यादा होगी कम होगी, इसमें कम होगी, ठीक है। FeV1 बाय FVC रेशियो कम होगी। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी वहां पर आहिस्ता आहिस्ता एयर अंदर ट्रैप होती जाएगी लंग्स के अंदर, तो वक्त के साथ रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा हो जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी कम, ज्यादा हो जाएगी। वो तो बाद में जब डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा आपका लंग पैरेन्काइमा, फिर कम हो जाएगी। शुरू में क्या होगा कि एयर ट्रैप हो रही है तो टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ने लग जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ने लग जाएगा। आर वी क्लियर? इसकी निस्बत अगर हम बात करें अपने इसकी क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा कम, टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बच नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। FeV1 कम होगी, FVC कम होगी। अगर MCQ आता है कि FeV1 क्या होगी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ज्यादा लिख देते हैं, कम होगी। FeV1 बाय FVC रेशियो ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? ये टेक्निकल पॉइंट है छोटा सा। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? COPD में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा, ये सब चीजें हो गई। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में और क्या बात होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ब्लू ब्लोटर्स। क्यों कहते हैं ब्लू ब्लोटर्स? क्योंकि इसमें साइनोसिस होती है। साइनोसिस क्यों होती है? हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सीमिया हो रहा होता है अंदर, और हाइपोक्सीमिया क्या करता है, फिर शंटिंग करवाता है, और उस शंटिंग की वजह से जो ब्लड आ रहा होता है लंग से ऑक्सीजनेट होने के लिए, वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, और फिर क्या होता है, फिर वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? ब्लू ब्लोटर्स, यानी कि उसके पिंक ब्लू लिप्स होते हैं, फिंगर उसकी साइनोस होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? समझ आए क्या बताया मैंने जी? ब्लू ब्लोटर्स का बताया, क्या होता है ब्लू ब्लोटर्स? शाबाश, खड़े होकर बताओ क्यों होता है साइनोसिस, क्यों होता है हाइपोक्सिया? शंटिंग होगी, ठीक है। तो ये सब अब अटेंटिव रहना, ठीक है। तो ब्लू ब्लोटर्स इनको कहते हैं क्योंकि साइनोसिस की वजह से इनको ब्लू ब्लोटर कहा जाता है, बिकॉज ऑफ शंटिंग, बिकॉज हाइपोक्सीमिया एंड शंटिंग। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब इसका एक डायग्नोसिस है जो टेस्ट कर सकते हो, जो हम करते नहीं है बट कर सकते हो, दैट इज बायोप्सी। किसकी बायोप्सी करोगे आप? म्यूकोजल ब्रोंकियल म्यूकोजा की। जब आप बायोप्सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो, जैसा कि ये एपिथेलियम है ना, मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रोंकस है और यहाँ पे ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम से ले करके ये इसकी टोटल बॉडी, और यहाँ पे छोटा सा पार्ट होता है, क्या होता है ये? म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये? म्यूकस सिक्रीटिंग। अब ये जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं ना, इनका साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इन्फ्लामेशन। एक्सेसिव इन्फ्लामेशन और एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन की वजह से म्यूकस ग्लैंड्स का साइज हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है इनमें, और हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। समझ आइए आप लोगों को? इसको कहते हैं रीड इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रीड इंडेक्स, REID, रीड इंडेक्स। तो वो रीड इंडेक्स क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 50%। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। कौन सी पैथोलॉजी में रीड इंडेक्स बढ़ जाता है? दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। या कौन सी पैथोलॉजी में हम रीड इंडेक्स कराते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रो एसिनार और एक होता है पेन एसिनार। पहले तो ये बताओ एम्फाइसीमा होता क्या है? एल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन। एल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन को एम्फाइसीमा कहते हैं। क्या होता है? एल्व्यूलाई जो हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, एल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन। उस एल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन, वाल्व डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है?
अच्छा, कैसे पता चलेगा ये COPD है या एम्फाइसीमा है? ये वाला पेशेंट ऐसे प्रोडक्टिव का फॉर ग्रेटर देन 2 इयर्स है, ये इसके लिए नहीं, ये दैट इज फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी। अच्छा, एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है किसकी? आपके लंग्स के एल्वेलाई की। और अगर आप इसकी एक्सरे कराओगे उसमें आपको क्या मिलेगी? हाइपरलुसेंसी मिलने लग जाती है, इंक्रीज एयर ट्रैप मिलने लगती है, इंक्रीज लुसेंसी ऑफ लंग फील्ड मिलने लगती है आपको। किसके ऊपर? चेस्ट एक्सरे के ऊपर। और COPD के पेशेंट के लिए मैं टेस्ट बताना भूल गया, आई एम सॉरी। सबसे पहला टेस्ट डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला अगर बंदा आपके पास आएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से पहले भी जो आपने टेस्ट करवाना, दैट इज चेस्ट एक्सरे। बताया था ना मैं, TB रूल आउट हो जाएगी। तो चेस्ट एक्सरे सबसे पहले आपने करना है। चेस्ट एक्सरे में आपको जो COPD का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा? इंक्रीज एयर मिलेगी आपको ट्रैप। तो इंक्रीज एयर ट्रैप होने से क्या मुराद है? ज्यादा ब्लैक और डार्क मिलेगा। दूसरा, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। जब आप एक्सरे लेते हो, अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो तो आपका डायफ्राम यूं होता है थोड़ा सा, ऐसा ही है ना? एक्सरे देखे कभी आपने? उसमें कैसे दिखते हैं आपको डायफ्राम? जो नीचे वाला पोर्शन होता है डायफ्राम का, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये नीचे लंग की बेस का, तो यहाँ पे डायफ्राम यूं होता है। इसमें क्या होता है? COPD का पेशेंट फ्लैट डायफ्राम के साथ आता है, क्योंकि ज्यादा एयर जब ट्रैप होती है तो वो उसको नीचे पुश कर देती है। और फ्लैटेंड डायफ्राम इज one of the क्या is always associated with COPD. या COPD is always associated with flattened diaphragm. अक्सर यूएस असेंबली में जब कभी क्वेश्चन आता था या एक्सरे आता था तो उसमें फ्लैटेंड डायफ्राम हमें दे देते थे, बाकी हिस्ट्री नहीं देते थे। तो हम बताते थे कि स्मोकर है, उसका फ्लैटेंड डायफ्राम है, तो इट इज COPD। एल्वुलर डिस्ट्रक्शन होगी। एल्वुलर डिस्ट्रक्शन क्यों होगी? एक, अगर पेशेंट स्मोकर है, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो मैक्रोफेजेस आती हैं। जब भी मैक्रोफेजेस आते हैं तो वो सिक्रीट करवाते हैं कुछ एंजाइम। क्या है वो? इलास्टेज, मेटालोप्रोटीनेज, कैटालेज। वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं एल्वुलर वॉल्स को। याद तक समझ आए? ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस याद है? हर एक यूनिट पे रिपीट करता हूँ, ऐसा ही है। ये डॉक्टर साहब ऑरेंज दुपट्टे वाले, डॉक्टर साहब आप बताएं क्या बताया मैंने अभी? चलो बैठ जाओ, अब दोबारा सुनो, ठीक है? बैठ जाओ। मैंने कहा है कि स्मोकिंग करेगा पेशेंट तो क्या होगा? एल्वुलर डैमेज होंगे। एल्वुलाई जब डैमेज होंगे तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस आएंगे तो वो मेटालोप्रोटीनेज और कैटालेज सिक्रीट कराएंगे और इलास्टेज, और वो क्या करेंगे? इन टर्न डैमेज करना शुरू कर देंगे आपके एल्वुलाई को। तो एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज एयर स्पेस मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? इंक्रीज एयर स्पेस मिलेगी चेस्ट एक्सरे पे। क्यों? क्योंकि डैमेज हुए में एल्वुलाई डैमेज हो गए हैं, वो छोटे छोटे से डैमेज होके एक बड़ा बना था और डिक्रीज सरफेस एरिया हो जाएगी। जब डिक्रीज सरफेस एरिया होगा तो अब पेशेंट की टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? एम्फाइसीमा में कम होगी, एम्फाइसीमा में कम होगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तो ज्यादा हो रही थी, एम्फाइसीमा में क्या हो रही थी? कम हो रही थी, ठीक है? और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो तो आप ऐसे समझोगे, ये देख रहे हो, ये रहा आपका ब्रोंकस और यहाँ पर समझो कि नर्विंग हो रही है, देख रहे हो, ये नर्विंग, और ये इसको इंटर्न क्या करा देता है? फिर खुला देता है ऐसे। ये बाहर वाला जो है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है। आर वी क्लियर? समझ आ गई? ऐसे बड़े बड़े उनके बलून टाइप के जो है वो लंग्स होने लग जाते हैं। आपको समझ आ गया एम्फाइसीमा जी? आगे चलते हैं, इससे आगे दो कॉजेज हैं इसकी, एक है सेंट्रोएसिनार और एक है पेन एसिनार। सेंट्रोएसिनार जैसा कि नाम इंडिकेट करे कि एल्वुलाई के सेंटर डैमेज होते हैं सिर्फ इसमें। अगर मिसाल के तौर पे ऐसे हैं आपकी ये एल्वुलर वॉल है अगर, तो सेंट्रोएसिनार क्या करता है? इसके सेंटर को डैमेज करता है इसे। पेन एसिनार क्या करता है? पूरे का पूरा एल्वुलस डैमेज करता है, पूरे का पूरा एल्वुलाई डैमेज करता है आपके, ठीक है? पेन एसिनार किसमें होते हैं? एक डिजीज है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और सेंट्रोएसिनार सिंपल स्मोकर्स में होता है।
अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है ये फेमिलियर डिजीज है। ये क्या है? ये फेमिलियर, ये फैमिली में रन करती है और ना सिर्फ लंग्स को इन्वॉल्व करती है, अलॉन्ग विद दैट ये लिवर को भी इन्वॉल्व करती है। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है डिस्निया के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, अलॉन्ग विद दैट उसके एलएफटीज भी रेज हैं, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एम्फाइसीमा। या अगर एक पेशेंट आता है कफ, डिस्निया, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, सीओपीडी का पेशेंट बन रहा है लेकिन स्मोकर नहीं है, you must have a suspicion for alpha 1 antitrypsin deficiency। alpha 1 antitrypsin deficiency में होता क्या है बेसिकली? एनीबॉडी कोई बता सकते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, नॉर्मली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टेज को डिस्ट्रॉय करता है आफ्टर इन्फ्लेमेशन। जब भी लंग्स में इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस आए, उन्होंने इन्फ्लेमेशन की लंग्स में, तो इलास्टेज वहां पे जो बन रहा था उसको डिस्ट्रॉय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन करता है। इसमें चूंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो क्या कर देगा? वो इलास्टेज को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। एक्सेसिव इलास्टेज विल लीड टू एक्सेसिव डैमेज एंड वी विल एंड अप इन लूजिंग लॉट्स ऑफ एल्वेलाई। तो हमारे एल्वेलाई डैमेज हो जाएंगे, एल्वेलाई हमारे साथ नहीं रहेंगे एंड इवेंचुअली बट वी विल एंड अप इन लूजिंग लॉट्स ऑफ सरफेस एरिया चला जाएगा। एक और चीज, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो एंटीफाइब्रोसिस भी होती है, तो इसमें DLCO डिक्रीज करेगा। ये भी लिख लो, ये बहुत जरूरी है। ये वाइड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तमाम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में वाइड ऐसी डिजीज है जिसमें DLCO कम होगा। ठीक है? क्यों कम होगा? एनीबॉडी? क्योंकि एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो रही हैं। एंड व्हाट इज DLCO? डिफ्यूजन लिमिटेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी डिफ्यूज, ये आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लिए, वहां पे हम इस कोएफिशिएंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि ये DLCO इसमें होता है। और इनको पिंक पफर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? पिंक पफर्स कहते हैं।